अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने जो पेपर स्टार्ट करना है वो आपका पेपर 4 है ओ लेवल का, एटीपी अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ये पेपर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर है। वेरिएंट 42 है इसका, और इसका टाइम जो होगा 1 आवर का होगा। और इसमें जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स होंगे। और इसके टोटल क्वेश्चंस जो है 4 टू 5 क्वेश्चन नॉर्मली आती हैं इसमें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम साथ-साथ डिस्कस करते हैं। पहले आप इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन में देखें सेम सारी चीज़ें वही हैं जो पेपर 2 में थी। थोड़ा-सा इसमें चेंज आएगा। यूज़ अ ब्लैक और डार्क ब्लू पेन। यू मे use pen and this and write your name, write your answer, do not use the answer। सेम इंस्ट्रक्शन है, कोई इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और ये 40 मार्क्स का पेपर होगा अब आपका। पहले ये 30 मार्क्स का था, अब ये 40 मार्क्स का पेपर आएगा और टाइम इसका 1 आवर होगा। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपने सुनी है वो ये है कि ये जो पेपर है पेपर 4, इसमें ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल वर्क है। और प्रैक्टिकल वर्क इस तरह से है कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करना है। ज्योमेट्री बॉक्स में आपका स्केल यूज़ होगा बार-बार, कंपास, प्रोट्रैक्टर, या इस तरह से अगर लाइट की डायग्राम आएगी, लेंथ मेज़र करनी होगी तो स्केल यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ रखनी है। साथ कैलकुलेटर भी लाज़मी है इसमें, तो कैलकुलेशन आएगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सिलेबस में से याद करके या फ़ॉर्मूला को याद करके वो इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे ये सारी इंस्ट्रक्शन गिवन होगी। इसको आपने क्वेश्चंस को स्टार्ट से पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ दी जा रही है और क्या चीज़ आपको आंसर करनी है। और साथ-साथ वो सारी इंस्ट्रक्शन देगा। मतलब अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ इसको। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप सिलेबस में से याद करके लिखें। लेकिन उसमें क्या स्टूडेंट मेजर्स द स्प्रिंग कांस्टेंट K of a spring using two different methods. The spring constant K of a spring is measured of the stiffness of the spring. The larger the spring constant K, the more difficult the spring is to stretch. मतलब वो ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग होगा। मेथड 1 में क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट मेजर द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। अब इसमें जो उसने कहा है कि मेजर द अनस्ट्रेच्ड लेंथ। मेजर द अनस्ट्रेच्ड लेंथ का मतलब है कि अब आपने स्केल यूज़ करने हैं। और ये आपको जो डायग्राम में नज़र आ रहे हैं स्प्रिंग, ये आपको इसकी स्केल आपने इस तरह से रखना है इसके ऊपर। ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे स्केल को इसके सेंटर में आपने रखना है और देखना है कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। ज़ीरो फिलेट्स प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं 1 2 3, जो भी इसकी रीडिंग आएगी उसको मैंने आगे में ये किया हुआ है, उसको मैं आपको बताता हूँ कि आपकी रीडिंग क्या बन रही है। ये देखें, फर्स्ट पार्ट में इसको स्केल से जब मेज़र करेंगे तो ये लेंथ आपके पास आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। ये इसकी LO लेंथ है। LO मतलब ओरिजिनल लेंथ, अनस्ट्रेच्ड लेंथ, दिस वन, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखें, वो आपसे पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में कहते हैं कि द स्टूडेंट attaches the spring to a clamp on a stand, suspends a thread 300 gram mass from the spring. The arrangement of the apparatus is shown in the figure. This is the new diagram. ये देखिए स्टैंड पे लगाया इसको, उसके बाद इस पे थ्रेड 300 ग्राम के मैस हैंग करवा दिए। तो अब क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा। तो वो कहते हैं कि द स्टूडेंट मेजर द न्यू लेंथ L1, स्ट्रेच लेंथ मतलब जब वेट डाल दिया आपने, of the new of the spring is 17.6 सेंटीमीटर। ये स्ट्रेच लेंथ है जब आपने वेट डाल दी है, या यूं कह लें कि ये फाइनल लेंथ है। LO इनिशियल लेंथ होगी, L1 फाइनल लेंथ होगी। तो फिर वो कहता है कैलकुलेट द एक्सटेंशन E of the spring produced by the mass।
नाउ यूज़ द इक्वेशन। अब देखें मैंने जैसे कहा था ना कि जो भी फ़ॉर्मूलाज़ आएँगे वो ऑलरेडी इसमें गिवन होंगे। आपने सिर्फ़ वैल्यूज़ को पुट करना है और उनको कैलकुलेट करना है। इस पेपर की ये टेक्नीक है कि आपने इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करते जाना है। तो अब ये फ़ॉर्मूला दे दिया उसने E इज़ इक्वल टू L1 माइनस LO। अब ये पिछले पार्ट्स में हमने LO निकाला था और L1 गिवन है। तो L1 की वैल्यू अब देखें मैंने इधर लिखी है 17.6 माइनस इनिशियल लेंथ वाज़ अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो थी वो 5.5 थी। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो दिस इज़ एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग बाय द मास ऑफ 300 ग्राम। तो ये एक्सटेंशन आ गई E। ये फ़ॉर्मूला आप देख सकते हैं, फ़ॉर्मूला गिवन था। ये चीज़ मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि फ़ॉर्मूलाज़ उधर गिवन होंगे। आपने उन्हीं फ़ॉर्मूलाज़ को वैल्यूज़ लेके ऊपर से पिछले पार्ट में से पुट करना है और सॉल्व करना है। जी, इसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट की तरफ। अब वो कहते हैं कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ऑफ द स्प्रिंग यूजिंग द इक्वेशन। अब यहाँ पे अगेन देखें फ़ॉर्मूला दोबारा गिवन है आपको। K1 का वैल्यू है 300 ओवर E। तो E हमने ये निकाला हुआ है 12.1। इसको आप इस फ़ॉर्मूले में पुट करें, सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट दिस आंसर 24.4। दैट इज़ द आंसर। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर होना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको कहा था ज्योमेट्री बॉक्स और कैलकुलेटर लाज़मी आपने लेके जाना है अपने साथ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखें, अब वो आपसे पूछा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड लाइन ऑफ साइट पैरेलैक्स एरर व्हेन डिटरमिनिंग द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। अब देखिए पैरेलैक्स एरर हमने पढ़ा था, फर्ज़ करें हमारे पास इस तरह से स्केल है। मेजरिंग सिलेंडर में नॉर्मली हमने पढ़ा था, ये मेजरिंग सिलेंडर होता है आपके पास, ये इसका मेनिस्कस है एंड यू विल सी और पुट योर आईज़ एट राइट एंगल। दिस इज़ द पोज़ीशन फॉर द आई टू रीड दिस पोज़ीशन। यहाँ पे आपने यहाँ से रीड नहीं करना और ना ऊपर से रीड करना है। दैट इज़ रॉन्ग पोज़ीशन। ओनली दिस इज़ द करेक्ट पोज़ीशन। तो अब वो पहले आपने क्वेश्चन समझना है। उसने क्या किया, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड लाइन ऑफ साइट और पैरेलैक्स एरर, मतलब पैरेलैक्स एरर नहीं आना चाहिए। व्हेन डिटरमिनिंग द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, मतलब जब आप स्केल को रीड कर रहे हैं, देन आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय द पैरेलैक्स एरर एंड हाउ टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, हमने ये पढ़ी हुई थी क्लास 9 में ही इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, एरर्स के बारे में। तो ये पैरेलैक्स एरर क्या होता है? It occurs due to incorrect positioning of the eyes while taking a reading on a measuring scale। मतलब ये आपके पास incorrect positions आ रही हैं, this one, और only the correct position जब आप correct करेंगे तो इसका second part में देखें, how to avoid parallax error। देखिए इसमें मैंने लिखा है by perpendicular viewing। by perpendicular viewing मतलब you will put your eyes at right angle to the scale। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। दोबारा आप देख लें, स्केल को आपने इस तरह से रीड करना है। फर्ज़ करिए ये रीडिंग आपने लेनी है। तो अब आप अगर यहाँ से चेक करेंगे एक्स पॉइंट से या वाई पॉइंट से, सो बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। ओनली यू विल सी दिस फ्रॉम हियर। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट। सो पुट योर आइज एट राइट एंगल टू द रीडिंग। तो इस तरह से आपने पैरेलैक्स एरर की डेफिनेशन लिखी है, फिर इसको रिमूव करने का तरीका बताना है। अब इसी एक्सटेंशन को फाइंड करने का एक और मेथड इसमें बताया गया है। वो कहता है कि push the 300 gram mass down by a small distance and release it so that the mass oscillates up and down। अब आपने स्केल यूज नहीं करना बल्कि स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाना है। measure the time t1 taken for 20 oscillation। आपने 20 ऑसिलेशन काउंट करनी है और स्टॉप वॉच को ऑन करना है और जब 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो स्टॉप वॉच को बंद कर देना है।
So that is the time for 20 oscillation. अब वो कहते हैं the reading on the stopwatch is shown in the figure. मिनट्स 0 हैं, सेकंड्स 0.13 सेकंड्स हैं, 0.58. Record this time T1 in table 1.1 to 1 decimal place. 1 decimal place का मतलब है कि आपने पॉइंट के बाद एक नंबर यूज करना है. अब जैसे यहाँ पे रीडिंग आ रही है 13.58 सेकेंड 20 ऑसिलेशन के लिए, तो वो आपने इसको राउंड ऑफ करेंगे. 8 इज ग्रेटर देन 5, तो वो खत्म होगा, तो 1 नंबर विल ऐड टू द 5 and you will put this 13.6 up to 1 decimal place. This is. फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जाती हैं. जी, सेकेंड और थर्ड पार्ट देखें. ये कैलकुलेट करके असल में हमने टेबल में पुट करना है. सेकेंड पार्ट में कहता है द स्टूडेंट मेजर्स द टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन वंस मोर एंड रिकॉर्ड द टाइम T2 इन द टेबल 1.1. मतलब नेक्स्ट 20 ऑसिलेशन के लिए फिर टाइम मेजर कर रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है इसमें. Then calculate the mean time T for 20 oscillation and record your answer in table 1.1. अब आपके पास देखें T1 और T2 टाइम ये आ गए हैं. This one, this is T1 and this is T2. उसने दे दिया था. इनकी मीन निकालनी है. अब मीन वैल्यू आपको मालूम है एवरेज कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को ऐड किया. यहाँ पे मैंने 13.6 plus 13.8 divided by 2. So you will get this 13.7 is the mean value. और वो नेक्स्ट कॉलम में आपने बॉक्स में लिखना है मीन टाइम T for 20 oscillation. This is the mean time 13.7. ओके बच्चे, नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गया था. अब हम दोबारा आ रहे हैं. इसका सेकंड पार्ट हमने कर लिया था 13.3 13.7 फोर्थ कॉलम में पुट कर दिया. नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं द मीन पीरियड T of the oscillation is the mean time taken for one oscillation. So calculate the mean period T. अब आप देखें 20 उसने कहा है कि एक्चुअली आपने टाइम फॉर वन ऑसिलेशन फाइंड करना है. मीन टाइम जो था वो 13.7 था 20 ऑसिलेशन के लिए. तो टोटल टाइम को आप डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन से. दिस वन. So 13.7 divided by 20 is the time for one oscillation. That is 0.7. And this is the period. You know, period की definition मैंने आपको बताई थी. The time for one oscillation is called time period. तो time period one oscillation के लिए बच्चे हम इस तरह से निकालेंगे. नेक्स्ट में वो कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वेयर. अच्छा, ये हमने टी निकाली थी, ये टी स्क्वेयर है. टी स्क्वेयर का मतलब कि आपने इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है 0.7 का. तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें. सो यू विल गेट दिस इज द टी स्क्वेयर 0.49. वो आपने नेक्स्ट कॉलम में पुट कर दें. तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे आप और फार्मूलाज यूज करके कैलकुलेशन करते जाएंगे. या मेजरमेंट आएगी तो मेजरमेंट करनी है, और अगर टेबल में फिलिंग्स आएगी तो वो आपने इस तरह से फिल करना है. आपने पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है और देखना है कि इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है. अगर आप थोड़ा सा समझ के करेंगे तो ये पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा, और इससे आपका ग्रेड भी अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा. ये एज कम्पेयर टू थ्योरी के पेपर निस्बत ज़्यादा आसान है. बट द थिंग इज दैट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक्स. इन टेक्निक्स को आपने फॉलो करना है, समझना है. जी बेटा, अब हम आगे नेक्स्ट आ रहे हैं. फोर्थ पार्ट में पूछा है यूज योर वैल्यू ऑफ टी स्क्वेयर फ्रॉम टेबल 1.1
टू कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट K2 ऑफ द स्प्रिंग, यूज़ द इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे फिर दोबारा वही बात आ गई कि आपको फ़ॉर्मूला गिवन होगा। अब बस आपने ये देखना है कि फ़ॉर्मूला कौन-सा है, किस तरह से है और आपने यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ के सिंपल तरीका ये है कि जो फ़ॉर्मूला गिवन होगा उसमें जो वैल्यूज़ नहीं है वो आपने पिछले पॉइंट से या पार्ट से लेके उसमें पुट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 11.8 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर लिखा है।